बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी फुप्पो जवानी में बेवा हुई तो अब्बा उन्हें अपने घर ले आए और उनकी दोबारा शादी भी न की। अब फुप्पो की उम्र 35 साल थी, मगर वो रात को अकेले सोने से डरती थी और जबरदस्ती मुझे अपने साथ सुलाती। और जब मैं सुबह उठती तो फुप्पो मुझे अजीब नजरों से देखती और फिर मुझे मारकर कमरे से बाहर निकाल देती। मैं फुप्पो को पागल समझकर डरने लगी थी, मगर फिर वो रात होते ही मुझे अपने साथ सुलाने की जिद करती। यूं मैंने तंग आकर फुप्पो को गोली खिलाकर जल्दी सुला दिया और खुद जूं ही उठकर अपने कमरे में जाने लगी तो पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि आधी रात का वक्त होगा जब मुझे किसी ने गहरी नींद से झंझोड़ कर उठा डाला था। मेरे मुंह से दबी दबी चीख बरामद हुई थी, क्योंकि झंझोड़ने वाले ने मेरे मुंह पर हाथ रखा हुआ था। मैंने फटी फटी आंखों से देखा तो सामने सबीन फुप्पो खड़ी थी। वो मुझे देखकर बोली, तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम नजर नहीं उतारती ना अपनी, आओ मैं तुम्हारी नजर उतार दूं। फुप्पो की आंखें सुर्ख हुई पड़ी थी। उनको देखकर मेरा दिल बैठने लगा था। खौफ की लहर मेरे पूरे वजूद में दौड़ गई थी। मैंने अपना लहजा हमवार रखते हुए कहा, सबीन फुप्पो मुझे सोने दे। इतना कहकर मैंने कंबल में मुंह छुपा लिया था, लेकिन फुप्पो मेरा कंबल खींचने में मसरूफ थी। मैंने पूरा जोर लगा डाला था। आखिरकार वो थक कर अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई थी। मैं बड़ी देर तक कांपती रही थी। मेरी आंखों से आंसू बरसने लगे थे। सुबह का उजाला हुआ तो फुप्पो ने एक बार फिर से कंबल मेरे चेहरे से खींच कर उतार दिया था। अब वो मुझे घूर कर बोली, ज़हरा तुम्हारा चेहरा दुनिया का सबसे बुरा चेहरा है। तुम कितनी बुरी हो, बिल्कुल भी प्यारी नहीं हो। उठो यहाँ से, निकल जाओ मेरे कमरे से। तुम जानती हो ना मुझे बदसूरत लोगों से कितनी नफरत है। मैं जल्दी से उठ गई थी, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर एक मिनट भी यहाँ मजीद लेटी तो फुप्पो मुझे मारने लगेंगी। मैं कमरे से निकलकर बाहर आई तो अम्मी के गले लगकर रोने लगी थी। मैंने कहा, मुझे फुप्पो के साथ सोने को मत कहा करें। अम्मी को गुस्सा आ गया था। वो बोली, फिर तुम्हारी फुप्पो ने रात में तुम्हें तंग किया है। मैंने इस बात में सर हिला दिया था। अम्मी बोली, इस अजाब से तो जान भी नहीं छूटती। मेरा दिल एकदम दुख गया था। जो भी था, मुझे अपनी फुप्पो से बड़ा प्यार था। मैं उनके मुतालिक गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं नाश्ता करके अम्मी के साथ हाथ बटाने लगी थी, लेकिन मुझे मुसलसल महसूस हो रहा था कि जैसे मुझे दो आंखें देख रही हूँ। मैंने आगे बढ़कर जूं ही किचन की खिड़कियां खोली, मुझे सबीन फुप्पो नजर आई थी, जो बड़े इन्हमाक से मुझे ही देख रही थी। अम्मी ने उनको घूरा तो वो जल्दी से परे हट गई थी और भागकर अपने कमरे में चली गई थी। अम्मी ने तो अपना सर ही पीट डाला था। वो बोली, न जाने ये औरत मेरी बच्ची के पीछे क्यों पड़ गई है। ये तुमसे चाहती क्या है। मैं तो खुद हैरान थी। मेरी फुप्पो को पूरे घर में फकत मुझ ही में दिलचस्पी थी। अगर बात अपने भाई के बच्चों से प्यार की ही थी तो फिर वो मेरे भाई अम्मार से इस कदर नफरत क्यों करती थी। हालांकि अम्मार सबीन फुप्पो से बहुत प्यार करता था, उनका ख्याल रखता था, कभी कभार उन्हें करीबी पार्क भी ले जाता था। लेकिन फुप्पो अम्मार को देख कर ही गुस्सा करने लग जाती थी। गुस्सा तो फुप्पो मुझ पर भी करती थी, मगर रात होते ही वो मेरे साथ नरमी से पेश आने लगती थी। वो कहती थी कि मुझे रात भर डर लगता है, इसलिए मेरे साथ ज़हरा सो जाए। डर तो मुझे भी बहुत लगता था फुप्पो से, मगर मेरी तो कोई सुनने को तैयार ही न था। हमारे घर में सबीन फुप्पो की बात उर्फ़े आखिर साबित होती थी, क्योंकि अब्बू फुप्पो से बहुत प्यार करते थे। अब्बू ने फुप्पो को घर की बड़ी का दर्जा दे रखा था। मैंने एक दो बार अब्बू से कहा भी कि मुझे फुप्पो से खौफ आता है, तो अब्बू इस कदर गुस्सा हुए थे कि कोई हिसाब नहीं। उन्होंने तो 3 दिन तक मुझसे कलाम भी न किया था, इसलिए मैं अब किसी से भी बात करने की हिम्मत खुद में ना पाती थी। मेरी फुप्पो अपने 4 भाइयों की अकलौती और बहुत ही लाडली बहन थी। मेरी फुप्पो जवानी ही में बेवा हो गई थी। अब्बू से उनका गम न देखा गया तो उन्हें इद्दत के बाद घर ले आए थे। इसके बाद अब्बू ने उनकी दूसरी शादी भी न की थी। अब्बू कहते थे कि मुझे अपनी बहन के नसीबों से डर लगता है, अगर इसका दूसरी बार भी घर टूट गया तो ये सदमा बर्दाश्त न कर पाएगी। अब फुप्पो की उम्र फकत 35 साल थी, मगर वो बहुत अजीब सी हो गई थी। मुझे लगता था जैसे वो अपने शौहर की मौत के गम में पागल हो गई हों, इसलिए मुझे उनसे बड़ा खौफ महसूस होता था। दिन तो किसी न किसी तरह कट ही गया था, मगर ज्यों ज्यों अंधेरा फैला मैं अपनी किताबें पकड़कर बैठ गई थी। मैं फुप्पो की घूरियों को मुसलसल नजरअंदाज कर रही थी। अचानक ही फुप्पो ने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया था। अब्बू भी टीवी देख रहे थे। वो घबरा गए और बोले, क्या हुआ सबीन, मुझे नींद आई है, ज़हरा को बोलो मेरे साथ सोने चले। फुप्पो रोते हुए बोली। अब्बू ने मुझे उठने का इशारा किया था। मैंने नफी में सर हिलाकर कहा, नहीं अब्बू, मेरे इम्तिहानात सर पर हैं, मैं आज सारी रात जाग कर पढ़ना चाहती हूँ। अब्बू गुस्से से बोले, बस बस, सारा दिन होता है तुम्हारे पास पढ़ने के लिए, चलो उठो। मैं मुंह बसोर कर फुप्पो के साथ चलती थी। दरअसल हमारा खानदान रिवायती किस्म का था। बेटियों पर बेजा पाबंदियां थी, उन्हें पढ़ने की भी इजाजत न थी। मैंने मैट्रिक तक तालीम स्कूल से ही हासिल की थी। आगे मुझे पढ़ने की इजाजत नहीं मिली थी। फिर अम्मार भाई ने ही इसका मुसलसल हल निकाला था। उन्होंने मुझे 11वीं जमात की किताबें घर ही लाकर दे दी थी। मैं प्राइवेट पढ़ने लगी और हमेशा इम्तियाजी नंबरों से पास होती थी। अब मेरे बीए के इम्तहानात सर पर थे,
मगर पुप्पो मुझे सुकून से पढ़ने ही न देती थी। मैं डरते डरते कमरे में दाखिल हुई तो पुप्पो गुस्से से बोली, मैं जानती हूँ ये पढ़ाई का ढोंग तुम फकत इसलिए रचाती हो ताकि तुम्हें मेरे कमरे में सोना ना पड़े, लेकिन एक बात मेरी भी याद रखना, मैं तुम्हारा पीछा कब्र तक करूंगी। उफ, सबीन पुप्पो के अल्फाज ने मुझ पर कपकपी तारी कर दी थी। मैं सोने के लिए लेट गई तो वो खुद से बातें करती करती सो गई थी। उनके सोने के बाद ही मुझे नींद आई थी। सुबह हुई तो मैंने घर में गैर मामूली चहल पहल देखी थी। मैं अम्मी के पास गई, उनसे पूछा तो वो मुस्कुराकर बोली, आज मेरी ज़हरा को लड़के वाले देखने आएंगे, मगर खबरदार जो इस बात का जिक्र अपनी सबीन पुप्पो से किया वो खामखाही रंग में भंग डाल देंगी। मैंने इस बात में सर हिला दिया था। मैं जानती थी कि अम्मी की बात 100% सच्ची थी। मैं अपने कमरे में आई तो वो बड़ी खुश सी थी। मैंने अलमारी से अपना बेहतरीन लिबास निकाला था और फिर गुस्ल करने चली गई थी। मैं अभी बाल संवार ही रही थी कि अचानक पुप्पो हाथ में कैंची पकड़े मेरे पास आ गई और बोली, ज़ारा मैं तुम्हें गंजा कर दूंगी अगर तुम लड़के वालों के सामने गई तो। तुम्हें मालूम है ना मुझे तुम्हारे बगैर नींद नहीं आती। मैं तुम्हारी शादी के बाद क्या करूंगी। वो रोने लगी तो मैंने अपना माथा पीट लिया था। न जाने उन तक ये खबर कैसे पहुंच गई थी। मैंने पुप्पो को अपनी बातों में लेने की कोशिश की। मैंने कहा, मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाली, ये तो अब्बू की खुशी की खातिर उनके सामने जाऊंगी पुप्पो। पुप्पो एकदम मुस्कुरा दी और बोली, ज़ारा तुम सच कह रही हो ना। जी पुप्पो 100% सच। मेरी यकीन दहानी पर पुप्पो कैंची रख कर बाहर चली गई थी। मैंने अपने बालों पर हाथ फेर कर अल्लाह का शुक्र अदा किया था कि मैं पुप्पो के हाथों से बच निकली थी। इस वाक़े के बाद मेरा मूड शदीद खराब हो गया था, मगर आज मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन था, इसलिए मैंने पुप्पो के इस रवैये को नजरअंदाज करने की कोशिश की थी। शाम हुई तो अम्मी ने मुझे आकर बताया कि लड़के वाले आ गए हैं, तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें काम वाली रेशमा लेने आए तो गेस्ट रूम में आ जाना। मैंने इस बात में सर हिला दिया था। अम्मी के जाते ही मैं एकदम से उछल कर खड़ी हो चुकी थी। मैंने प्यारा सा सूट पहना और हल्का फुल्का सा मेकअप करके तैयार हो गई थी। मैं बिलाशुबा बड़ी हसीन लग रही थी। थोड़ी देर तक ही रेशमा मुझे लेने आ गई थी। मैं उसके साथ गेस्ट रूम में चली गई। मेहमान खवातीन मेरे इस्तकबाल में उठ खड़ी हुई थी। वो दोनों औरतें मुझ पर वारी सदके जा रही थी। लड़की की माँ बोली, अगर ज़हरा जैसा हीरा मिल जाए तो मेरा खुशी का कोई ठिकाना ही न रहेगा। मैं इस सारी गुफ्तगू से लुत्फानंदोज हो रही थी जब अचानक से सबीन पुप्पो गेस्ट रूम में दाखिल हुई और औरतों से मुखातिब हुई, तुम लोग इस पगली का रिश्ता देखने आए हो, ये तो दीवानी है, इससे शादी करके अपने बेटे के बख्त मत फोड़िएगा। वो औरतें पुप्पो की बात सुनकर जल्दी से उठी और बिना कुछ कहे ही बाहर निकल गईं। मुझे एकदम ही बहुत गुस्सा आया था। मैं रोते हुए बोली, पुप्पो आप मरती क्यों नहीं है? अल्लाह करे आप मर जाएं और मेरी जान आपसे छूट जाए। मुझे गुस्से में देखकर पुप्पो एकदम सहम गई थी। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। मुझे उम्मीद थी कि पुप्पो अब तो सुधर ही जाएंगी, मगर ये मेरी खाम ख्याली ही साबित हुई थी। शाम की चाय पर अम्मी अब्बू और अम्मार को आज का वाकया बता रही थी जब पुप्पो फिर से इस मामले में कूद पड़ी थी। पुप्पो अब्बू से बोली, तुम अपनी पागल बेटी की शादी क्यों करना चाहते हो? इसका इलाज तो करवा लो, ये हमारी नस्लों को दागदार कर देगी। लोग क्या कहेंगे कि वक्कार खान की पोती दीवानी है। वो अम्मार से मुखातिब हुई और बोली, मेरा हुक्म है कि तुम ज़हरा को अपने साथ शहर लेकर जाओ और इसका इलाज करवाओ। अम्मी बड़बड़ाते हुए वहां से उठ गई थी। अम्मी और पुप्पो की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। मैं तो इस बात पर हैरान थी कि पुप्पो खुद पागल होने के बावजूद मुझे क्यों पागल कह रही थी। खैर अब्बू बड़ी देर तक पुप्पो को समझाते बुझाते रहे और उनसे वादा भी लिया कि वो आइंदा किसी के सामने मुझे दीवानी या पागल नहीं कहेंगी। रात में पुप्पो से पहले ही उनके कमरे में जाकर कंबल मुंह तक ओढ़कर लेट गई थी। मुझे उन पर शदीद गुस्सा आ रहा था, इसलिए मैं उनका सामना नहीं करना चाहती थी। रात में जब पुप्पो कमरे में दाखिल हुई तो मेरा नाम ले लेकर बड़ी देर तक रोती रही थी, मगर मुझे उन पर रत्ती बराबर भी तरस नहीं आया था। मैं अपना दिल पढ़ाई में लगाने की कोशिश करती थी। मैं बड़ी महूसी होकर पढ़ाई कर रही थी। तभी मैं अजीब से एहसास के तहत चौंक जाती थी। जब मैं यहाँ वहां नजर घुमा कर देखती तो मेरी नजर पुप्पो पर पड़ती थी। वो घर के किसी कोने खुदरे में छुप कर बैठ जाती और मुझे घूरती रहती थी। मैं दिल ही दिल में दुआ करती थी कि मेरी शादी हो जाए और मेरी जान पुप्पो से छूट जाए। शायद मेरी दुआ कबूल हो गई थी, इसलिए अगले ही दिन मेरा फिर से रिश्ता आ गया था। इस बार भी अम्मी ने पुप्पो से हर बात छुपा कर रखी थी। मुझे उम्मीद थी कि इस बार पुप्पो किसी किस्म की कोई बदमज़गी पैदा नहीं करेंगी, क्योंकि उन्होंने अपने भाई से वादा किया हुआ था। शाम में रिश्ते वाले लोग आ चुके थे। इस बार भी उन औरतों ने मुझे देखते ही पसंद कर लिया था। तभी पुप्पो कमरे में दाखिल हो चुकी थी। आज वो बड़े धीमी से अंदाज में आकर सोफे पर बैठ चुकी थी। मेरी मुतवक्का सास पुप्पो से बोली कि हमें आपकी भतीजी बहुत पसंद आई है। पुप्पो मुस्कुरा कर बोली, मुझे इस बात का 100% यकीन था, क्योंकि कल सारी रात मैं चिल्ला काटती रही थी कि आप मेरी इस बदबख्त भतीजी को पसंद कर जाएं। मेरे मौक्किल कह गए थे कि इस बार हाँ ही होगी। अम्मी और मैं हक्का बक्का रह गई थी। माहौल एकदम ही संगीन हो गया था। रिश्ते वाली औरतें माजरत करके उठ गई थी
अम्मी फुप्पो को घूर कर बोली, मैं जान गई हूँ कि तुम पागल वागल नहीं हो। तुम ये चाहती हो कि मेरी बेटी का घर न बस जाए। तुम चाहती हो कि ये सारी जिंदगी तुम्हारी तरह अपने भाई के टुकड़ों पर पलती रहे। अम्मी की बातें सुनकर फुप्पो जल्दी से उठकर वहाँ से भाग खड़ी हुई थी। मैं भी अपने कमरे में चली गई और दरवाजे को लॉक करके रोने लगी थी। इस बार ये रोना रिश्ता न होने पर नहीं था, बल्कि मुझे फुप्पो के लिए रोना आ रहा था। अम्मी को फुप्पो के लिए इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। इस बार फिर अम्मी ने सारा वाकया अब्बू और भाई के गोश गुजार कर दिया था। अब्बू ने फुप्पो को लाउंज में तलब किया। आज तो अब्बू बड़े ही गुस्से में थे। वो सबीन फुप्पो को देखकर बोले, मैं ये समझ लूं कि तुम मेरी इस नेकी को जो मैंने तुम्हें अपने घर में रख कर की है, वो तुम मेरे मुंह पर थप्पड़ की तरह कारित करना चाहती हो। फुप्पो कपकपाने लगी थी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं एकदम ही उठी और फुप्पो को गले लगाकर बोली, खबरदार, जो किसी ने मेरी फुप्पो के साथ सख्त लहजे में बात की। मुझे न जाने फुप्पो से इस कदर प्यार क्यों था। हालांकि मेरी जिंदगी को अजीरन बनाने में उन्होंने कोई कसर उठाना रखी थी। शाम में अम्मार मेरे पास आया और बोला, ज़हरा, तुम दिल छोटा मत करना। देखना, मैं तुम्हारे लिए बहुत बेहतरीन लड़का ढूंढ कर रहूंगा। मैंने कहा, अम्मार, अगर मैं तुमसे एक चीज मांगूंगी तो क्या तुम मुझे दोगे? अम्मार मुस्कुरा कर बोला, मेरी गुड़िया जान भी मांगेगी तो दूंगा। तो फिर फुप्पो को शहर ले जाकर उनका इलाज करवा दो। वो जहनी तौर पर ठीक नहीं है। वो डॉक्टर जो हर सोमवार को आकर फुप्पो को चेक करता है और दवा देता है, वो महज अपने पैसे बना रहा है। उसकी दवा से ना तो फुप्पो को सुकून मिलता है और ना ही वो बेहतर हो रही है। फुप्पो सारी सारी रात जागती रहती है, अजीब अजीब बातें करती हैं। रात होती है तो मेरी तारीफों के पुल बांधने लगती हैं, मगर जो ही सुबह होती है वो मुझे देखकर नफरत से मुंह फेर लेती हैं। ये सब नॉर्मल नहीं है। मैं बात करते करते रोने लगी थी। अम्मार भी चौंक गया था। अम्मार मुझसे 5 साल बड़ा था। अब्बू के बाद हमारे घर में उसी का रोब चलता था। मैंने उस तक बात पहुंचा दी थी। अब मुझे यकीन था कि वो खैर का रास्ता निकाल ही लेगा। रात हुई तो मैं फुप्पो के कमरे में सोने चली गई थी। फुप्पो ने मुझे देखकर नफरत से मुंह फेर लिया था, मगर आधी रात गुजरी होगी जब मुझे किसी ने झंझोड़ कर उठा दिया था। मैं डर गई थी। फुप्पो की हालत बड़ी अजीब सी हो रही थी। बाल खुले हुए थे, आंखों में गम और गुस्सा था। वो बोली, मैं तुमसे नफरत नहीं करती। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा हाल भी मेरे जैसा हो जाए। ज़हरा, तुम शादी मत करना। वो लोग तुम्हारे शौहर को भी मार डालेंगे। तुम अम्मार के साथ शहर चली जाओ। इस हवेली से निकल जाओ। इस हवेली की बेटियों के वक्त स्याह हो जाते हैं। मैं एकदम चौंक गई थी। मैंने कहा, किसने मार डाला आपके शौहर को? तुम्हारे बाप के दुश्मनों ने मार डाला, फुप्पो बोली। और इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी थी। मुझे शदीद किस्म का झटका लगा था। मैंने सोच लिया था कि मैं फुप्पो की इस बात के पीछे छुपे हुए राज को जरूर ढूंढ निकालूंगी। सुबह मैंने अम्मी से पूछा कि फुप्पो के शौहर का इंतकाल कैसे हुआ था। अम्मी मेरी जानिब हैरत से देखकर बोली, तुम क्यों गड़े मुर्दे निकालने बैठ गई हो? मैंने इसरार किया तो अम्मी ने बताया कि तुम्हारी फुप्पो शादी के बाद पहली बार मैके वापस आ रही थी, जब कुछ डकैतों ने उनकी गाड़ी को रुकवाकर उन्हें लूटने की कोशिश की थी। तुम्हारे मरहूम फुप्पा ने मुजाहिमत की तो उन डकैतों ने तुम्हारी फुप्पो के सामने उन्हें मार डाला था। इसलिए वो अपना जहनी तवाजुन खो बैठी है। मैं अम्मी की बातें सुनकर चुप कर गई थी। मैं इस बात का अंदाजा लगा रही थी कि अम्मी को हकीकत मालूम न थी या फिर वो मुझसे छुपा रही थी। मैंने अम्मार को अपने साथ मिलाने का फैसला किया। मैंने अम्मार से कहा कि तुम फुप्पो के शौहर के कातलों को ढूंढ निकालो। अम्मार भी मेरी बात सुनकर उलझ सा गया और कहा, ज़हरा, तुम हर रोज मुझे एक नई आजमाइश में क्यों डाल देती हो? मैंने उसकी मिन्नत समाजत की तो उसने मेरी बात मानने का वादा कर लिया था। अब मैं हर रोज फुप्पो के साथ 2 घंटे बैठकर गुफ्तगू करती थी। मैं चाहती थी कि वो अपने दिल का गुबार निकाल डाले, वो अपनी भड़ास निकाल ले। फुप्पो लायानी बातें करती रहती थी। एक बात का सर पकड़ लिया तो दूसरी बात का पांव पकड़ लिया। एक दिन मैंने फुप्पो के कमरे की सफाई खुद से करने की कोशिश की थी। मैंने उनका सारा सामान अपने हाथों से सेट किया था। तभी मेरे हाथ में एक बहुत पुरानी सी खस्ता हाल सी डायरी लगी थी। मैंने फुप्पो की जानिब देखा तो वो अपनी शादी के सुर्ख दुपट्टे को बड़े इन्हमाक से देख रही थी। मैंने उनकी डायरी अपने दुपट्टे में छुपा ली थी। मैंने उनका सामान वापस अलमारी में रख दिया और फुप्पो को सोने के लिए लिटाकर अपने कमरे में आ गई थी। मैंने फुप्पो की डायरी खोली तो सबसे पहले मुझे एक शादी वाली तस्वीर नजर आई थी। फुप्पो सबीन दुल्हन बनी बहुत खुश सी लग रही थी और साथ ही एक वजीह सा दूल्हा भी खड़ा था। मैं डायरी के सफ़हात पलटाती जाती और फुप्पो की जिंदगी की दास्तान पढ़ती जाती थी। मुझे ये पढ़कर हैरत का शदीद झटका लगा था कि मेरी फुप्पो ने यूनिवर्सिटी तक तालीम हासिल की थी। उन्होंने MA इंग्लिश का रखा था। फुप्पो को यूनिवर्सिटी में ही अपने प्रोफेसर से मोहब्बत हो गई थी। उन्होंने अपने वालिद से रिश्ते की बात की तो वो सख्त खफा हो गए थे। उन्होंने फुप्पो का घर से निकलना बंद कर दिया था। फुप्पो अपने प्रोफेसर अहमद अली की याद में दिन रात तड़पती रहती थी। उनकी तड़प की गवाह उनकी ये डायरी थी। फिर फुप्पो ने हिम्मत की और अहमद अली के साथ घर से भागकर शादी कर ली थी। अहमद अली के साथ फुप्पो की जिंदगी खुशियों और खुशबुओं से भर गई थी। वो बेहतरीन शरीक हयात साबित हुए थे। फिर यूं हुआ कि मेरे दादा ने फुप्पो को ढूंढ निकाला और उनसे कहा कि मैं तुम्हें और तुम्हारे शौहर को माफ कर चुका हूँ, तुम मुझसे आकर मिल जाओ। फुप्पो दादा की अकलौती बेटी थी। वो उनसे ज्यादा देर तक दूर न रह सके थे। एक बदकिस्मत दिन फुप्पो और अहमद अली
दादा से मिलकर वापस जा रहे थे जब ये दिलसोज वाकया रोनुमा हो गया था। फुप्पो ने अपनी डायरी में साफ साफ लिखा था, वाजिद अली यानी मेरे वालिद के दुश्मनों ने किया था। फुप्पो की डायरी पढ़कर मैं रोती रही थी। फुप्पो रात रात भर जागती रहती थी। मैंने सोचा कि शायद फुप्पो के कमरे से मुझे मजीद कोई सुराग मिल जाए, इसलिए मैंने रात होते ही फुप्पो को नींद की दवा देकर सुला दिया था और मैं खुद जागती रही थी। मैंने फुप्पो की अलमारी खोली तो एक एल्बम नीचे गिर गई थी। मैंने उस एल्बम को देखा तो वो अब्बू की तस्वीर से भरी पड़ी थी। मेरे अब्बू की हर तस्वीर पर सुर्ख रंग से क्रॉस का निशान लगाया हुआ था। इतनी देर में मुझे किसी के कदमों की आवाज आई थी। मैं जल्दी से जाकर बिस्तर में घुस गई थी। फुप्पो के कमरे के बाहर से अब्बू की आवाज सुनाई दे रही थी। वो किसी से कह रहे थे, सबीन को माजी की बातें नहीं भूलती। मुझे डर है कि ये मेरे बच्चों को बता देगी कि इनके बाप का कातिल मैं हूँ। मैंने ही सबीन के शौहर को कत्ल करवाया था। मेरे बाप ने तो अपनी अकलौती बेटी को माफ कर दिया था, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि इस तरह हमारी आधी जायदाद उस 2 टके के प्रोफेसर के पास चली जाती। मैंने प्रोफेसर को मरवा दिया था और सबीन को अपने घर ले आया था। सबीन को न जाने कैसे इल्म हो गया था कि मैंने ही उसके शौहर को कत्ल करवाया था। उस दिन सबीन ने चीख चीख कर पूरी हवेली सर पर उठा ली थी। तब से उसे दवाइयां दे रहा हूँ जिससे उसका दिमाग सुन हो जाए। सबीन अब आधी दीवानी हो गई है, मगर उसे अपना माजी अभी भी नहीं भूलता। मैं चाहता हूँ कि सबीन अब अपने बाप से जा मिले। उसने जी कर करना भी क्या है, कोई ऐसा इंजेक्शन या दवा दे दें जिससे ये अपना आखिरी मरहला आसानी से तय कर ले। अब्बू की बातें सुनकर मैं कांपने लगी थी। वो कोई नया डॉक्टर था। उस डॉक्टर ने अब्बू को शायद कोई दवा थमाई थी। वो बोला कि ये 5 गोलियां हैं, हर रोज एक एक करके देते रहिएगा। 5वें दिन ये अल्लाह के पास पहुंची होंगी। अब्बू और डॉक्टर बातें करते हुए आगे बढ़ गए थे। अब्बू के जाने के बाद मैं अम्मार के कमरे की जानिब भागी थी। मैंने उसे झंझोड़ कर उठा डाला था। वो बौखला कर रह गया था। मैंने कहा, अम्मार जल्दी उठो, फुप्पो की जान को खतरा है। फिर मैं और फुप्पो अम्मार की गाड़ी में पिछली सीटों के पास ऐसे बैठी थी कि कोई भी हमें हवेली से निकलता हुआ नहीं देख पाया था। आधे रास्ते के बाद हम अपनी अपनी सीट पर जा बैठी थी। अम्मार अब बोला तो उसकी आवाज में बड़ा दुख था। उसने कहा, ज़हरा, मैंने मालूम कर लिया था कि फुप्पो के शौहर को किसने मरवाया था। अब्बू ने ये सब किया था। मैंने कहा, जिसने फुप्पो के शौहर को नहीं छोड़ा वो इनको कैसे छोड़ सकता है। फुप्पो नहीफ सी आवाज में बोली थी, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा बाप मुझे अंदर ही अंदर खत्म कर रहा है। ज़हरा, मैं तुम्हें अपने पास इसलिए सुलाती थी ताकि अम्मार या तुम्हारा बाप जायदाद के बंटवारे के खौफ से तुम्हें नुकसान न पहुंचा दे। अम्मार से भी मैं इसीलिए नफरत करती थी क्योंकि मुझे लगता था कि ये भी अपने बाप पर ही गया है। फुप्पो हर बात से आगाह थी, तभी तो मेरी शादी के खिलाफ थी। हमने शहर में फुप्पो का बेहतरीन इलाज करवाया था। वो अब बहुत बेहतर हो चुकी थी। अम्मार ने मेरी शादी शहर में ही अपने दोस्त से करवा दी थी। मैंने अपनी शादी में अपने बाप को मदऊ नहीं किया था। फुप्पो शहर में ही एक एनजीओ में लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करने लगी थी। अब्बू का फैसला उन्होंने अल्लाह पर छोड़ दिया था। अब्बू को भी शायद सजा मिल चुकी थी कि उनके दोनों बच्चे उनसे नफरत करने लगे थे, या उनकी सजा अभी भी बाकी थी। अल्लाह के फैसले तो अल्लाह ही जानता है ना। आपको आज की हमारी ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।